नमस्कार दोस्तों। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो भारतीय संसद समय समय पर राजनीति का अखाड़ा बनती रही है। लेकिन रविवार को कृषि सुधार बिल पारित कराए जाते समय राज्यसभा में जो दृश्य उत्पन्न हुआ वो अभूतपूर्व था। ना कभी लोकसभा में ऐसा दृश्य देखने को मिला और ना ही राज्यसभा में ऐसा कभी हुआ। मार्शल के साथ भी धक्का मुक्की, गला दबाने की घटना, उपसभापति के माइक को तोड़ना, जो रूलिंग बुक है उसको फाड़ करके सभापति के ऊपर फेंकना, नारेबाजी करना, कंधों पर खड़े होकर के संसद की गरिमा को तार तार करना। और उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि उल्टे सदन के उपसभापति के खिलाफ 12 दलों द्वारा मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव ले आना। और जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति ऐसे 8 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निष्कासित करते हैं तो धरने पर बैठ जाना, राष्ट्रपति के पास जाने की कोशिश करना, उस बिल को पारित ना करने या उस पर हस्ताक्षर ना करने की मांग करना, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो लोकतंत्र में जिनकी भी आस्था है, संसदीय प्रणाली में जिनका भी भरोसा है, उनके लिए ये बहुत दुखद पल हैं। मेरे साथ जगदीश उपासने जी जुड़े हुए हैं, इंडिया टुडे के पूर्व कार्यकारी संपादक। जगदीश जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। जगदीश जी, इस पूरे घटनाक्रम पे आप शुरुआती टिप्पणी क्या करेंगे? टिप्पणी यही है कि विपक्ष ने मोदी सरकार के अब तक जितने भी विधेयक प्रस्तुत हुए दोनों सदनों में उनका विरोध ही किया। विपक्ष का काम विरोध करना निश्चित ही है, लेकिन जो देश हित में है निर्णय है उनका भी विरोध। यहाँ तक कि हमने चीन के सीमा विवाद के समय भी देखा कि उन सरकार के और बयानों का भी विरोध, सरकार की जो सैनिक स्थिति सरकार ने भारत की बताई सीमा पर, उसका भी विरोध, उसको झुठलाने की कोशिश। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष ने दुर्भाग्य से मोदी सरकार का विरोध करने के लिए और संसद में प्रस्तुत किए गए हर विधेयक को और अपना लक्ष्य बनाया है। चुनाव में हार का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस प्रधानमंत्री का निरंतर विरोध करते रहे जिसको देश का जनादेश प्राप्त है। अभी कोविड-19 का महामारी दुनिया भर में फैली हुई है। अभी मैं कल परसों ही ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक नेता को सुन रहा था बीबीसी पर। जी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि कोविड से निपटने के लिए नया लॉकडाउन वहाँ लगाया जा रहा है। कुछ सुझाव जी। दिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, लेकिन ये कहा कि इस संकट से निपटने में हम सरकार के साथ हैं। वो विरोधी पक्ष में है, उसके बाद भी वो सरकार के साथ हैं, यानी देश के साथ हैं। अभी दिक्कत जी। ये हो गई है कि सरकार के विरोध के नाम पर वो देश विरोध तक की सीमा पर विपक्ष के कई नेता चले जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो अजीबोगरीब रवैया है कि सदन के सभापति अगर आपकी अनुशासनहीनता को लेकर के सदन में जो कुछ आपने किया है उसको लेकर के कोई फैसला सुना रहे हैं और 8 सांसदों को निष्कासित कर रहे हैं एक सप्ताह के लिए, इसके बावजूद आप सदन में ही खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। आमतौर पर परंपरा रही है कि अगर सभापति या लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को नेम कर देते हैं तो वो तुरंत सदन छोड़ करके चला जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आज राज्यसभा के उपसभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो रूलिंग दी, उन्होंने कहा कि जब तक निलंबित सदस्य जो हैं वो सदन छोड़कर नहीं जाते, सदन में ही चल सकता है। अंततः उनको तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रेयन का नाम लेकर उनको ऑर्डर करना पड़ा कि ऑर्डर यू टू लीव द हाउस। इसके बाद भी वो कई कुछ देर तक वहाँ नारेबाजी करते रहे
और उपसभापति ने आज बहुत ठीक बात कही कि अगर कल मार्शल नहीं बुलाए जाते तो कल सदन की अध्यक्षता कर रहे हरिवंश जी के साथ न जाने क्या होता, कैसी जी। शारीरिक उनको चोट पहुंचती। बल्कि उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता भी सार्वजनिक सदन में व्यक्त की। तो इतनी जी। गंभीर परिस्थिति है, यानी विरोध के नाम पर आप क्या सदन के नियम कायदे कानून को नहीं मानेंगे, सदन की उच्च परंपराओं को नहीं मानेंगे। वो उच्च सदन है, वहां पर किसी जमाने में देश के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं उन सदन राज्यसभा में, और कड़ा प्रतिरोध कड़ा विरोध करते रहे हैं। उसमें सीपीएम के नेता रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। तो ऐसे नेताओं ने विरोध किया, लेकिन नियम, सदन के कानून, उपसभापति की व्यवस्था, इन तीनों चीजों का और परंपरा, इन सब बातों का बराबर ध्यान रखा और कभी ये टूटने नहीं दिया। उन्होंने विरोध को इस सीमा तक नहीं खींचा कि वो हर व्यवस्था का विरोध लगने लगे। ऐसा लगता है कि इस समय कुछ विपक्षी दल, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस जैसा क्षेत्रीय विपक्षी दल, और दुर्भाग्य से कांग्रेस के विरोध में, जो कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, उसके नेतृत्व में, और ये सारे छोटे दल जो मोदी सरकार का विरोध ही जिनका पिछले 6 वर्षों से एकमात्र एजेंडा देश में है, उन्होंने सब नियम कानून ताक पे रख देने हैं। उन्होंने अदालतों के निर्णय ताक पे रख देने हैं, सब सदन की व्यवस्थाएं ताक पे रख देनी है। देश ये बातें देखता है, और देश में और विदेश में, और सदन की कार्रवाई तो दुनिया भर में देखी जाती है। तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। हम अगर 70-72 साल बाद भी लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में, और एक विशाल लोकतंत्र देश, दुनिया के विशालतम लोकतंत्र तांत्रिक देशों में है, और अभी तक हमारे हमारे सदनों का जो उपलब्धियां हैं, उसकी गरिमापूर्ण प्रदर्शन है, वो दुनिया ने देखा हुआ है। लेकिन अभी हाल के वर्षों में जिस तरह का आचरण सदन में हो रहा है, उससे भारत की कोई अच्छी छवि, लोकतंत्र की अच्छी छवि नहीं बनती है। और पश्चिम में जो विचारक भारत में को जो मानते थे कि ये भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं 1947 से पहले, और ये बहुत जाहिल लोग थे, उनको ये कहने का मौका मिल जाता है कि भारतीय लोग, भारत का समाज और उसके नेता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लायक नहीं है, अभी भी वो इमेच्योर है। ऐसी बातें बाद में लिखी जाती हैं और अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में वो छपती है। ये देश के किसी भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए और उसकी सार्वभौमिकता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उस पर सवाल उठाता है। और देश की 130 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है, जो डेमोक्रेसी को नेताओं से ज्यादा अच्छा समझती है, उनके विवेक पर, उनके निर्णय पर, उनके जनादेश पर भी सवाल उठाता है। मैं समझता हूँ कि इस पर आज वेंकैया नायडू जी ने बहुत साफ कहा कि सदस्यों को और आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार वो कैसे कर सकते हैं सदन में, ये उच्च सदन में। जगदीश जी, जैसा आपने खुद भी अभी जिक्र किया है कि ये उच्च सदन है, और उच्च सदन के बारे में हम जानते हैं लोकसभा में तो पहले भी हो हल्ला हो जाता था, कई इश्यूज पर बहिर्गमन भी हो जाता था, थोड़ा बहुत नारेबाजी भी हो जाती थी। लेकिन अगर हम अब से एक दशक, डेढ़ दशक, दो दशक पहले जाएं, तो उच्च सदन की एक गरिमा हुआ करती थी। और उच्च सदन में तो बहुत ही गंभीर तरीके से, बहुत शांत चित्त से चर्चाएं होती थी। वहां से जब किसी चर्चा पर होने के बाद उसका कंक्लूजन निकलता था, तो उसको देखा जाता था कि भाई उच्च सदन ने क्या कहा है, चर्चा का कंक्लूजन क्या निकला है। लेकिन अगर इसका चरित्र बदला हुआ हमें दिखाई दे रहा है पिछले एक दशक में, शनै शनै ही सही, लेकिन इसका चरित्र पूरी तरीके से बदल गया है। और यहाँ लोकसभा से भी ज्यादा गतिरोध होता है, लोकसभा से भी ज्यादा विधायी कार्यों को रोकने की कोशिश होती है। उसके लिए ये तमाम जो गरिमाएं हैं उनको भी लांग जाते हैं, मर्यादाओं को भी लांग जाते हैं, और कल तो कमाल ही हो गया। ये जो चरित्र बदला है राज्यसभा का, इसकी वजह क्या मानते हैं, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, उच्च सदन जब बना तो हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना थी कि जो समाज का जो बौद्धिक वर्ग है, समाज जीवन के हर क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले जो लोग हैं, राजनीतिक दल उनको इस उच्च सदन में लाएंगे, और वो अपनी सलाहों से, अपने
सुझावों से सरकार की नीतियों को समृद्ध करेंगे और जन कल्याण के उसके कार्यक्रमों में सहभाग दे सकेंगे, उनको मदद कर सकेंगे। कुल मिलाकर जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको अच्छे से कोई भी सरकार सर्व कर सकेगी। इसके लिए ये उच्च सदन की कल्पना संविधान में ये लिखा भी हुआ है। तो धीरे जी। धीरे ये चरित्र बदला है। इसका एक कारण तो ये है कि राजनीतिक दलों में अधिकतम सीटें पाने की प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है और जी। उस प्रतिद्वंद्विता में जो मानदंड होने चाहिए उसमें बहुत सारा विचलन भी आया है। उसके कारण भी राज्यसभा में हम अनेक ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे उम्मीदवार प्रत्याशियों को उतारा मैदान में उतरे हुए देखते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते कि वो कभी उच्च सदन के लिए भी खड़े होने का दावा पेश करेंगे। राजनीतिक दल ऐसे लोगों को भी बढ़ावा देते हैं, उनमें से एक आध दो लोग पहुंच भी जाते हैं। लेकिन कल जो हुआ है वो ऐसे लोग नहीं हैं, वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। अपने समाज में, अपने राज्य में उनकी अपनी अच्छी हैसियत है, उनकी अच्छी फॉलोइंग है, लोग उनका आदर करते हैं, विचारशील लोग हैं, सरकार को अच्छे सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जब आप विरोध का चश्मा पहन लेते हैं, अंध विरोध का, तो सब विवेक आपका पानी में चला जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए किसी ज़माने में बड़े बड़े स्टालवर्ट राम मनोहर लोहिया वहाँ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ रहे हैं, ज्योतिर्मय बसु वहाँ रहे हैं, मधु लिमय वहाँ रहे हैं, लंबी परंपरा है। और अगर आप राज्यसभा की पुरानी बहसों को उठाकर पढ़ें तो नेहरू जी के समय से नेहरू जी की कड़ी से कड़ी आलोचना उस सदन में हुई है और आलोचना करने वाले एकदम ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश में कड़े से कड़ी और उपमाएं, विशेषण, ईडियम्स लगाकर नेहरू जी की व्यक्तिगत रूप से और उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। लेकिन हमने किसी को अपनी मर्यादा से बाहर जाते नहीं देखा, न किसी सरकार में बैठे किसी नेता को उस पर उग्र प्रतिक्रिया करते देखा। अब ये होता है कि आपकी ताब ही नहीं है आलोचना सहने की। अगर सरकार की तरफ से आपकी कोई आलोचना करने को खड़ा हो जाता है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसको बोलने से रोकने की कोशिश करते हैं या उसको इतना शोर मचाते हैं कि वो बोल ही ना पाए। तो ऐसी हो गया कि लोगों का धैर्य ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको ठीक करने का एक उपाय तो यही है कि जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, सबको लोकतंत्र में संख्या पर ही लोकतंत्र चलता है। जिसका संख्या बल ज़्यादा होगा वो सरकार बनाएगा, वो नीतियाँ बनाएगा और देश को चलाएगा, देश को मार्ग दिखाएगा, जन कल्याण के काम करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, संख्या सर्वोपरि है लोकतंत्र में। लेकिन संख्या सर्वोपरि होते हुए भी उच्च सदन की जो कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है कि वो सचमुच का उच्च सदन होगा, उसमें समाज का विचारशील वर्ग जो देश को, राष्ट्र को, देश की जनता को समझता है, वो वर्ग के चुने हुए लोग उसमें आएंगे और अपने सुझावों से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से और अपनी विवेक बुद्धि से सरकार की नीतियों को समृद्ध करेंगे, उसको अपना काम ठीक से करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर सरकार चूक करती है तो उसको उसकी गलती बताएंगे ताकि वो उस गलती को ठीक कर सके। ऐसे लोग आएंगे जिनकी एक नैतिक सत्ता होगी। ऐसे लोग समाज में हम देखते हैं, समाज जीवन में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे वैज्ञानिक, बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे किसान, समाज में इनकी एक नैतिक सत्ता होती है, समाज में लोग उनकी बात सुनते हैं। तो ऐसे लोग सदन में जाते हैं तो सरकार भी उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाती थी। पहले ऐसे ही लोग जाते थे और इसलिए कड़ी से कड़ी आलोचना सरकार की होने के बाद भी और उस आलोचना को और पॉजिटिव सकारात्मक वे लेकर सरकार की नीतियां बदलती थी और देश की जनता का कल्याण होता था। अब भी इसको करने की ज़रूरत है और ये बहुत सी बातें नई न्यू इंडिया में मोदी जी ने जिस न्यू इंडिया की कल्पना की है उसमें शुरू हुई है। मेरा विश्वास है कि ये जो सदन का चरित्र बदलने की जो फिर से शुरुआत है, उसको फिर से उस रूप में लाने की जो शुरुआत है वो भी मोदी जी के काल में ही होगी। इसलिए होगी कि बहुत से नए इनोवेटिव अभिनव उपायों को अपनाने में उनकी सरकार ने और बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। मैं समझता हूँ कि होगी, लेकिन दूसरे दलों का जिनका सिर्फ क्षेत्रीय हित है,
जिनका क्षेत्रीय हित है वो क्या मानते हैं कि उनका क्षेत्र देश से अलग है? क्या पश्चिम बंगाल देश से अलग है कि पश्चिम बंगाल के किसान का हित देश के दूसरे किसान से अलग है? पश्चिम बंगाल भी देश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भी देश का हिस्सा है, पंजाब हरियाणा देश का हिस्सा है। तो अगर वहाँ के नेता क्षेत्रीय हिसाब से ही विचार करेंगे तो फिर देश की एकता अखंडता की शपथ लेकर जिस सदन में वो सदस्य बने हैं उस शपथ का क्या मतलब रह जाता है? आप इन सदस्यों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि देश की अखंडता एकता सर्वोपरि है। हम अपनी पार्टियों के हितों के लिए जरूर लड़ना ही चाहिए। आप सत्तारूढ़ पार्टी की कड़ी से कड़ी आलोचना करें, लेकिन निराधार आलोचना करें, आलोचना के नाम पर झूठ फैलाए, मिथ्यावाद फैलाए, भ्रम फैलाए, लोगों को हिंसा संघर्ष के लिए उकसाए, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आखिर जो संघर्ष पंजाब या हरियाणा में छिड़ा है वो बंगाल में नहीं पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? वो महाराष्ट्र में नहीं पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? तब उन सरकारों के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए इन नेताओं को कि देश के किसी दूसरे हिस्से में अगर वो और इस तरह संघर्ष और भ्रम और का वातावरण निर्माण करते हैं तो उसकी आंच उनको भी झेलनी पड़ सकती है, कुल मिलाकर भारत को झेलनी पड़ सकती है। इस महाविपत्ति के दौर में आज वेंकैया नायडू जी ने बहुत ठीक बात कही। इस महाविपत्ति कोविड-19 की महाविपत्ति है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कल पालन नहीं किया लोगों ने। बिल्कुल वो बिल्कुल। कोविड के नियमों का भी पालन नहीं किया। कितनी शर्मनाक बात है। जबकि हम देख रहे हैं कि 5-7 सांसद तो पहले दूसरे दिन ही संक्रमण में आ गए हैं और अब अलग अलग सेक्टर से डिमांड भी उठ रही है, सदन तो स्थगित होने ही वाले हैं, कि सदन न चलाए जाए। तो लोग इसकी भी चिंता नहीं कर रहे। विरोध में हमने आंखें अपनी इतनी मूंद ली, लेकिन अपने दिमाग को भी इतना बंद कर लिया कि हम अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख रहे, दूसरों की भी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे। कितने ही सांसद ऐसे हैं जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं। तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो देश कैसे करेगा? आप देश के नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, अंततः वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों सदनों में। तो ठीक है कि अपने अपनी पार्टियों का, अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अंततः वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सामान्य लोगों का, जो उनमें विश्वास रखते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। वो जैसा वहां करते हैं लोग भी समाज में वैसा ही आचरण करते हैं। अगर अंध विरोध अगर इस हद तक होगा कि हम किसी भी संकट को नहीं मानेंगे, किसी नियम कायदे कानून को नहीं मानेंगे, किसी व्यवस्था परंपरा को नहीं मानेंगे, और एक झूठी बात के लिए नितांत मिथ्या बातें फैलाकर, नितांत भ्रम फैलाकर, किसान को बरगलाकर, उसको फुसलाकर, उसको भ्रम में डालकर, उसको सड़कों पे उतार कर आप क्या बताना चाहते हैं? कौन सी चीज हासिल करना चाहते हैं? जो इस देश का अन्नदाता सबसे ज्यादा प्रताड़ित और पीड़ित रहा है अब तक। मोदी जी के राज में 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि उनके खाते में पहुंच रही है, बराबर 10 करोड़ को पहुंच चुकी है। ये कम बड़ी बात जी नहीं जी। है। और कितनी योजनाएं हैं, कितने उपाय। किसी ने मत्स्य पालन के बारे में सोचा था इससे पहले? किसी ने डेयरी पालन के बारे में इससे सोचा था? किसी ने और स्वीट रिवॉल्यूशन का नाम सुना था कि शहद उत्पादन पर ध्यान देंगे? तो ये मोदी सरकार के काम में, जब वो कह रहे हैं कि हाँ हम एक नया भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, इस महासंकट को उन्होंने एक अवसर के रूप में उनकी सरकार ने बदला है। किसानों के लिए लाए गए ये विधेयक, ये कानून और उसी आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा है, ऑर्डिनेंस के रूप में जारी हुए थे, और इससे भला होने वाला है। हम कोई चीज खत्म नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर देश का कह रहा है, कृषि कल्याण मंत्री कह रहा है, सदन में कह चुका है, बयान जारी हो चुके हैं कि भाई मंडी खत्म नहीं हो रही है, भाई एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, वो सब अपनी जगह है, आपको अपना विकल्प मिल रहा है। अभी भी आप देखिए कि 86% किसान छोटी जोत का किसान है, मतलब जी 2 हेक्टेयर से कम का खेती है उनके पास में। एमएसपी बढ़ती है तो अनाज के दाम भी बढ़ जाते हैं, और वो जो किसान है वो अनाज, अपना खाने का अनाज भी बाहर से खरीदता है मंडी से। तो किसका घाटा होता है? उसी किसान का घाटा होता है जिसके नाम पर आपने एमएसपी बढ़वाई है। तो एमएसपी बढ़ाने से, और अभी अभी का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, कई वर्षों से ये ट्रेंड चल रहा है, जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आटे के बिजनेस में और सॉसेजेस के बिजनेस में, इन सब कारोबार में उतरी हैं, बड़े पैमाने पर वो किसानों से और उनकी उपज का सौदा कर लेती,
आज भी बड़ी संख्या में किसान कारपोरेट्स को अपना अनाज बेच रहा है। वो मंडियों में नहीं जाता है, उसको मार्केट में बाहर बाहर ज्यादा अच्छा रेट मिलता है। और सरकारें जब कंज्यूमर का इंटरेस्ट, उपभोक्ता के इंटरेस्ट को प्रेफर करने लगती, जैसा कि हमने हाल के कई वर्षों में देखा है कि प्याज एक्सपोर्ट बंद कर दिया आपने, लासलगांव का प्याज उत्पादक मर गया, महाराष्ट्र के जी लासलगांव का, जिसको मंडी में अच्छा दाम मिल रहा था, वो तो उसके तो प्याज सड़ गए। क्योंकि हम उपभोक्ताओं के लिए, जिनको कि हर मौसम में प्याज खाना है, अपनी सब्जी में तरकारी में डालना है, हमारे चोचले के लिए, हमारी जीभ के स्वाद के लिए सरकार को कई बार किसान के पेट पे लात मारनी पड़ती है, ये हो चुका है। और इसलिए किसान को लगता है कि भाई हमको मंडी में ही रहने दो, चाहे जूते खाने पड़े। हमने देखा है कि अभी हाल में छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी, और जो एमएसपी है उस पर बोनस किसानों को घोषित किया गया। और बोनस के लालच में स्वाभाविक है, किसान को 2 पैसा ज्यादा मिलता है तो वो वहीं जाएगा। उसको पता लगा सरकार बोनस दे रही है एमएसपी के ऊपर, तो लोगों ने अपनी बैलगाड़ियां, रेड़ियां, ट्रैक्टर मंडियों के आगे लगा दिए। 7 7 दिन से लोग मंडियों के आगे खड़े हैं, मंडियों में जगह नहीं है रखने की, लेने को तैयार नहीं है आड़तिया आपके आपके दाम माल को। खड़ा है, वो पानी गिर रहा है, उसकी फसल खराब हो रही है, क्योंकि उसको 2 पैसा वहां ज्यादा मिलने वाला है। तो जी। जी अब तो आपके लिए पूरा मैदान खोल दिया भाई सरकार ने। तो एक अच्छी चीज हुई है, उसके लिए किसान को बरगला दिया। देखिए जी, हमने बहुत सारे ऐप बना दिए किसानी के लिए। मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, किसान को उसके गांव घर में, खेत में उसको जानकारी उसके काम की मिल जाए। टेक्नोलॉजी नीचे भी जा रही है अभी भी। अब जो ब्रॉडबैंड और हर पंचायत के हर जगह पहुंचाने की जो योजना कल से लॉन्च हुई है, उससे ये पहुंच भी जाएगा 1 2 साल के अंदर। 1000 दिन में उन्होंने लक्ष्य तय किया है, पहुंच जाएगा। इससे बहुत मदद होने वाली है उनकी। लेकिन अभी भी किसान को उसका भला क्या है, उसको कहाँ प्राइस अच्छी मिल रही है उसकी फसल की, अभी भी उसको पता नहीं चलता है। उसको जो बिचौलिया है, जो आड़तिया है, वही उसको उल्लू बनाता है, और वही उसके माल को औने पौने दाम पे खरीद लेता है। अभी भी अनेक जगहों पर एमएसपी से कम दाम में किसान को माल बेचना पड़ता है। अपने यहाँ किसानों को पूछ लीजिए, बता देंगे कि हाँ साहब एमएसपी से कम पे बिका है, जी क्योंकि जी आड़तीए ने वही दाम दिया। तो एमएसपी तो छलावा है, एमएसपी पे के नाम पर किसान को ज्यादा ठगा जाता है। तो लेकिन मोदी जी कह रहे हैं भाई हम एमएसपी नहीं खत्म कर रहे, हम मंडी नहीं खत्म कर रहे हैं, हम उसको टेक्नोलॉजिकली अच्छा मजबूत बना रहे हैं। आपको एक विकल्प दे रहे हैं कि हाँ साहब, आपको कहीं ज्यादा अच्छा दाम मिलता है, और आपको हम बताएंगे कि कहाँ अच्छा दाम मिलेगा। सरकार इसकी भी स्कीम बना रही है, ये ब्रॉडबैंड, ये सारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रगति है, वो प्रगति इसीलिए की जा रही है कि किसान की जागरूकता बढ़ाई जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे कि आपका माल, किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, तो ये सिर्फ अकेला का मामला नहीं है। एक साथ कितनी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं और कितने उपाय किए जा रहे हैं। तो ऐसी हालत होने के बाद भी आप किसान को बरगला रहे हैं, उसको सड़क पे उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आधे से ज्यादा किसान अनपढ़ होते हैं या चौथी पांचवी आठवीं तक पढ़े होते हैं। जो 86% किसान है, 86% देश का छोटी जोत वाला, वो ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं। जैसा किस गांव में किसी ने बोल दिया वैसा वो मान लेते हैं, क्योंकि वो जी सरल लोग हैं, आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो अब ये जो नेता अंध विरोध के नाम पर उनको जुमलेबाजी करके बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, वो मान लेते हैं कि हाँ साहब यही बोल रहे होंगे, सच बोल रहे होंगे। सड़क पे वो चले आते हैं भूखे प्यासे, अपने घर की 2 रोटी चावल बांध के चले आते हैं और उनके प्रदर्शन में शामिल होते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। देश में पिछले, जब से मोदी सरकार आई है, समाज का ऐसा जो वर्ग है जो हाशिए पर खड़ा है, जिसको उसके अधिकार नहीं मिले, जिसको उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिला, ऐसा बड़ा समाज हमने, देखिए SC ST एक्ट के समय देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया उसके विरोध में, और बहुत सारे दलित संगठन सड़कों पर आ गए। उससे पहले ही सरकार ने अपील कर दी और ऑर्डिनेंस निकालकर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को नलीफाई भी कर दिया, रोक दिया। जी उसके जी जी बाद भी मध्य प्रदेश में और दलित जातियों को भड़काया गया, मंदसौर में उनको भड़का कर रोड सड़कों पर लाया गया, हिंसा हुई, गोलीबारी हुई। किसान कौन मारा गया? वो गरीब मारा गया, जो जिसको बरगलाकर भ्रम में डालकर सड़क पर लाया गया था। ये मध्य प्रदेश पिछले विधानसभा चुनाव से पहले की बात है। तो अगर आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए
और समाज का जो कमजोर वर्ग है, किसान कमजोर ही है, वो अन्नदाता हम कहते हैं उनको, सचमुच के अन्नदाता हैं भी वो, देश का पेट तो जी वही भर रहे हैं, लेकिन सबसे कमजोर वल्नरेबल क्लास भी वही है। तो उसको आप बरगला रहे हैं, उसको सड़क पे खड़ा कर रहे हैं, उसको अपना काम धंधा छोड़ के कह रहे हैं कि तू चल भाई नारे प्रदर्शन करने के लिए चल, वो भी एक झूठे कारण से। अगर सही कारण जी से आप करें तो समझ में भी आता है, लेकिन बरगला कर, भ्रम में डालकर, झूठ फैलाकर कर रहे हैं, और उसके लिए सदन की मर्यादाएं, परंपराएं, नियम, कायदे, कानून तोड़ रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि देश को इसको जरूर समझना चाहिए। और अब ऐसा नहीं है, अब तो सोशल मीडिया ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इतनी सूचना जानकारी के साधन दे दिए जो त्वरित बातों को पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ देश ने भी ये देखा है और लोग भी फैसला कर रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं भाई। मैं समझता हूँ कि इससे उनका आचरण सुधरने में उनको मदद मिलनी चाहिए। जगदीश जी, हमने और आपने देखा है 90 के दशक में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। कई बार अटल जी किसी विषय पर बोल रहे होते थे, अचानक देखते थे कि प्रधानमंत्री खड़े हो रहे हैं कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए, अटल जी तुरंत बैठ जाते थे। या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और अटल जी उसमें कुछ कहना चाहते थे तो प्रधानमंत्री तुरंत बैठ जाते थे। दोनों तरफ के सदस्य इस बात का ध्यान रखते थे कि अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो किसी तरह का शोर शराबा ना हो, सदन में एक शांति रहती थी। आज तो कोई गरिमा, कोई मर्यादा रही नहीं किसी पद की। प्रधानमंत्री भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो जो विपक्षी दीर्घाओं पर बैठे हुए लोग हैं या उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इतनी भद्दी भाषा में नारे उछालते हैं कि कोई मर्यादा, कोई गरिमा रह नहीं गई, कोई स्तर रह नहीं गया है। मतलब राजनीति का स्तर और सदन का स्तर कहाँ लेकर के जाएंगे ये लोग। ये बड़ी मतलब ये शर्मनाक बात है। इसलिए शर्मनाक है कि हमने नेहरू जी का समय भी देखा है। नेहरू जी के समय भी ऐसा ही होता था किताबों में। अब उस समय तो टीवी था नहीं, लेकिन उस समय के अनुभव लोगों ने लिख रखे हैं। उस समय के कई नेताओं ने भी पुस्तकें छपी हैं, उन पुस्तकों में ये बातें हैं कि किस तरह से उनकी विदेश नीतियों पर, नेहरू की, अटल जी तो विदेश नीति पर बोलते थे और नेहरू बड़े ध्यान से सुनते थे। कड़ी आलोचना हो रही है लेकिन वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और बीच में अगर कोई वो स्पष्टीकरण देने के लिए खड़े हुए तो अटल जी को लोगों ने लिखा है कि बैठ जाते थे और फिर अपना भाषण शुरू करते थे। ऐसे ही लोहिया के साथ, ऐसे ही सब लोगों जी के साथ ऐसे ही हमने देखा है। ये हाल के वर्षों में तो लोगों ने सब चीजें छोड़ दी। लोगों ने रूल बुक, कल जो सदन में हंगामा डेरेक ओ ब्रियन ने किया और बड़ा आग के पास ले जाकर हरिवंश जी को और रूल बुक दिखाने वो लगे और बाद में फाड़ के फेंक दी, उसको कभी उन लोगों ने पढ़ा भी है? मुझे तो संदेह है कि सांसद जिस रूल बुक को और गाहे बगाहे और सदनों में लहराते हैं सभापति या जो भी सभापति के आसंदी पर बैठे होते हैं उनके सामने, तो कभी खुद पढ़ते भी हैं उसको और उसकी गरिमा समझते भी हैं, उसका कुछ इतिहास भी पढ़ते हैं। आप संसद की लाइब्रेरी में चले जाइए, बमुश्किल 4 से 5 सांसद आपको मिलेंगे जो कुछ पढ़ रहे हों। बहुत कम सांसद हैं जो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। और पार्टियां इसकी कोशिश करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, कांग्रेस भी करती है। वो अपने नए सांसदों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करती है। भाजपा में अब बड़ी संख्या में प्रशिक्षण होते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और मुंबई में अन्यत्र भी वो तैयारी करते हैं, उनकी क्लासेस भी ली जाती है। लेकिन सब दल ऐसा नहीं करते और नतीजा ये है कि वो हर चीज से अनभिज्ञ होते हैं। उनके पास सिर्फ एक है कि वो सांसद हैं और सदन में अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में उनकी पार्टी के नेता या पार्टी की नेता ने उनको जो ऑर्डर किया है कि आज हंगामा करना है चाहे कोई बोले, तो वो हंगामा करने पर, तो वो सदन के सदस्य हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं या रोबोट हैं या अपने हिज या हर मास्टर्स वॉइस है, ये उनको खुद को तय करना चाहिए। अगर वो अपने आप को जनता का नेता, चुना हुआ नेता कहते हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए कि क्या वो जनता के चुने हुए नेता की भूमिका, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, क्या वो सही में मन अपना निभा रहे हैं या वो अपनी पार्टी की नेता या पार्टी के नेता के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये उनको, उनका कुछ विवेक है या नहीं है इसको खुद का, कि उन्होंने, पार्टी ने जो विप तो जारी करती नहीं है पार्टी, पार्टी तो विप तभी जारी करती है जब कोई बहुत
जिन्हें मरने का सवाल हो जाता है, तभी पार्टियां व्हिप जारी करती है। हर बात के लिए तो पार्टी व्हिप नहीं करती। पार्टी का नेता एक सामान्य इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस मुद्दे पर हमारी राय ये है और हमको इस लाइन में बहस करनी, तो उस लाइन में बस। लेकिन ये कौन सा नेता आपको कहता है कि तुम माइक तोड़ दो उपसभापति का, जाके उसके साथ मारपीट के लिए उतारू हो जाओ, कि मार्शल बुलाने पड़े आपको? ये कोई भी नेता नहीं कहता। तो इसका मतलब है कि सदस्य अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर हमने भारत में लोकतंत्र को बनाए रखना, देखिए लोकतंत्र के साथ जब ऐसा खिलवाड़ चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि करते हैं, तो देश में जो तानाशाही शक्तियां हैं उनको बल मिलता है। दुनिया का उदाहरण आप देख लीजिए, जो तानाशाह है, पाकिस्तान को देख लीजिए। आर्मी ने कब कब कब्जा कर लिया, जब पार्लियामेंट में आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, तब आर्मी के जनरल आए और वो खुद ही राष्ट्रपति बन गए। भारत में ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि भारत में हमारी सेना सबसे अनुशासित बलों में से एक है, दुनिया के सबसे अनुशासित बलों में से एक सेना है। लेकिन दूसरे लोग हैं, हमने 1975 में आपातकाल देखा है, तानाशाही की वो चरम सीमा है। ठीक है कि उस दौर में और बहुत ये नहीं हुआ, लेकिन लाखों लोगों को जेलों में, निरपराध लोगों को जेलों में डाला ही गया। संसदीय परंपराओं को ताक पे रख दिया गया, संसद का कार्यकाल ही बढ़ा दिया, 5 साल से 6 साल कर दिया। तो ये हो सकता है, कोई भी लोकतांत्रिक नेता अचानक ही जाकर और ये सब करने लग सकता है। तो हम क्यों ऐसा मौका दें किसी को? विपक्ष में जो लोग ये समझते हैं कि वो और कांग्रेस के नेतृत्व में मिलकर, और मोदी सरकार, मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा मेरी आलोचना मत करो। मोदी जी शायद अकेले प्रधानमंत्री है देश के, जो जब से आए हैं, जिस दिन से शपथ ली है उन्होंने, उनकी बहुत कड़ी आलोचना हुई है, निम्न से निम्न स्तर पर आलोचना की है। बड़े बड़े पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़े लिखे लोगों ने, नेताओं ने तक उनके लिए बहुत भद्दी बातें कही, तब भी वो आराम से सहन करके फिर भी वो तैयार है, सदन में बहस करने को तैयार है, आपका जवाब देने को तैयार है, आपको आपकी हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार है, उनके मंत्री तैयार हैं। लेकिन आप किसी परंपरा को, किसी नियम को, किसी सौजन्यता को मानने को तैयार नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि लोगों ने जिस तरह से लगातार 2014, 2019 में इनको ठुकराया है, आगे के चुनाव में भी लोग ऐसे ही ठुकरा देंगे। और जो क्षेत्रीय दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सत्ता है, तो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। उनका ट्रेलर उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में देख लिया और अगला विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उनको जनता से डरना चाहिए। और जनता ही सर्वोपरि है, लोकतंत्र में राजा जनता है अंततः। भले ही हम राजा है, पावर में है, प्रशासक है, ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन अंततः राजा है, अंतिम दिन फैसला तो जनता ही करती है। तो पश्चिम बंगाल की जनता भी ऐसा फैसला कर सकती है, इसलिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सदन की परंपराएं तोड़ेंगे तो लोकतंत्र की हेठी होगी, भारतीय लोकतंत्र की बदनामी देश की होगी, राष्ट्र की बदनामी होगी, और प्रगति जो देश की होनी है उसमें रुकावट आएगी, कम से कम उसकी गति तो स्लो हो ही जाएगी। जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बहुत विस्तार से इस समस्या पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।